इसका मतलब तो इसमें इसमें तो इसमें ऐसी कालाबाजारी को तो हम लोग समझते, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, हर अभिभावक की पीड़ा है, लेकिन वो पीड़ा इसलिए नहीं निकल पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं डर है, भाग है, कहीं ना कहीं डर भी है। डर भी किस बात का है कि डर इस बात का है कि हमारे बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे या किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाएंगे। तो वही होगा कि आप अभिभावक नहीं, आप नेतागिरी करने के लिए आप आए हुए हैं। आपके बच्चे का जब आपकी ये मर्यादा है, आपका यदि संस्कार है, तो आपके बच्चे भी नेतागिरी करेंगे। तो थोड़ा सा डर है, लेकिन मतलब बड़े लेवल पे देखा जाए तो स्कूलों की अपनी संगठन बनी हुई है, स्कूलों का अपना एसोसिएशन बना हुआ है वो, और बहुत मजबूत संगठन है वो। अपने संगठन के द्वारा भी आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अभिभावक बेचारा अकेला है। अगर किसी तरीके से कोई जवाब उठाता है या कुछ करना भी चाहता है तो उसको ऐसा कर दिया जाता है कि वो उसका कहीं भी वो कहीं जा भी नहीं पाए, अकेला दम तोड़ देता है। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा था कि 36,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2500 रुपये मासिक शुल्क, 500 रुपया बस का भाड़ा, तो यदि 3,000 रुपये प्रति महीना, तो भारतीय 36,000 रुपये। विद्यालय का जो नवीन पुस्तकें आ जाती है उसके लिए 5,000 रुपये, पोशाक के लिए 5,000 रुपये, 5 10,000 रुपये, यानी 36 और 10 46,000 रुपये। और जो बीच बीच में जो इनका प्रोग्राम होता है, मंथली टेस्टिंग होता है, मंथली 3-3 महीने के प्रोग्राम होते हैं, और सारी सुविधाएं शुल्क वगैरह लेकर के, कंप्यूटर शुल्क है, लैब शुल्क है, और डेवलपमेंट चार्ज है, ये सब बहुत सारा चीजें हैं। 36 10 46 और 4,000 रुपया मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी कि एक अभिभावक अपने बच्चे को, सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने में 50,000 रुपया वार्षिक रूप से खर्च करता है। ये तो आपने जो आंकड़ा बताया सुनील जी, ये आंकड़ा तो हमको लगता है कि एकदम निम्न वर्ग के जो स्कूल हैं उनके आंकड़े हैं, क्योंकि उच्च वर्ग के बोकारो जिले में जो स्कूल चल रहे हैं जो उच्च वर्ग के हैं, हमको जहाँ तक ज्ञात है उसका नर्सरी और प्रेप का फीस जो है कि 2,000, 2,500, 3,000 करके है। निश्चित। तो अभी आप यहाँ पे जो बड़े बड़े विद्यालय देखेंगे, DPS ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियन ले लीजिए, चाहे चिन्मया ले लीजिए, या सेंट जेवियर वगैरह जो भी है, वहाँ पे जितने भी विद्यालय हैं, क्लास 1 के बच्चों का यदि 2,500 रुपया, 3,000 रुपया यदि ये फीस निर्धारित करके और ये चलाते हैं। आप सोचिए कि एक विद्यालय में एक अभिभावक यदि दो बच्चों को यदि पढ़ाता है और पढ़ाने के लिए वो 1 लाख रुपया प्रति वर्ष यदि खर्च करता है, एक विद्यालय में मान लीजिए, छोटा सा हम एक उदाहरण देते हैं, यदि 800, यदि 40 बच्चों का ही यदि क्लास है 1 से लेके, हाँ, मतलब कुल मिलाकर के यदि 800 भी बच्चे हैं तो 800 के हिसाब से आंकड़े में क्या अंतर दिखता है। अब उससे पब्लिक और जनता ये आंकड़ा निकाल ले कि 800 से ज़्यादा जिस विद्यालय में बच्चे हैं उनकी आमदनी क्या होगी। और ये एक तरफ से रोना रो रहे हैं कि मतलब हमारे विद्यालय में पैसा नहीं होने के कारण हम फीस नहीं देंगे। तो इस पे आप इसको खास करके आप प्रकाश में डालिए जरा। एक विचार में जो क्वेश्चन आपने राजेश जी पूछा, मैं उसमें कई 2 लाइन में साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, शिक्षा के क्षेत्र में माफियाएं आ गए हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो डेवलपमेंट फी लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बिजनेस का बहुत अच्छा फंडा है। या तो आप बैंक से लोन लीजिए या आप अपने संसाधनों से जनरेट कीजिए। जो स्कूल में आप देखे होंगे कि क्लास 1 में कभी 2 सेक्शन चलते थे, आज वो स्कूल हमारे जो बच्चों से जो एक्स्ट्रा फीस लेके, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट फीस आपने पूछा क्यों लेते हैं, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट फीस से वो अपने आज उनके एक क्लास में 2 सेक्शन है, तो पता चला कि अगले क्लास में वो 4 सेक्शन चला रहे हैं। तो जो ये 4 सेक्शन चला रहे हैं, तो जो 4 सेक्शन में जो बच्चे बढ़े, एक 40 या 50 के हिसाब से लीजिए, 100 बच्चे एक क्लास में बढ़े हैं, तो वो जो ये डेवलपमेंट फीस का यहीं पर यूज़ करते हैं, यहीं पर इनकी कालाबाजारी जारी है। यही बात मुद्दे की है, और यही बात हो, इसी बात को वो छिपा के भी करते हैं और कहते हैं कि हम गरीब हैं। तो ऐसे में तो स्कूलों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, और जो स्कूल को CBSE से एफिलिएटेड, जो हमको जो जानकारी है कि CBSE का, हाँ, जो भी है, तो इन लोगों के रजिस्ट्रेशन और इन लोगों को जो एफिलिएशन दिया जाता है, उसके लिए या तो ट्रस्ट होना चाहिए या तो NGO होना चाहिए। और ट्रस्ट और NGO तो नॉन प्रॉफिटेबल होता है। तो जब नॉन प्रॉफिटेबल होता है
तो आखिर ये पैसे का होता क्या है और ये पैसे जाते कहाँ हैं? देखिए, एक चीज़ मैं खाली बता दूं, क्योंकि मैं अभिभावक हूं तो इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये राजनीतिक, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। एक ग्रुप को, एक पार्टिकुलर ग्रुप, जिसको जो भी कहा जाए, माइनॉरिटी सेक्शन में जिसको भी आप ले सकते हैं, उनको ये करके बड़े बड़े ट्रस्टीज को चला के, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बना के उनको विशेष छूट भी दिया जाता है, विशेष जमीन भी दिया जाता है, विशेष रियायत भी दी जाती है। करोड़ों की जमीन को मुफ्त के लेवल में 1 रुपया पर रजिस्ट्री भी कराया जाएगा, सब भी कराया जाएगा। लेकिन जब फैसिलिटी के नाम पर या बीपीएल के कोटे के या साधारण जनता के बच्चों को पढ़ाने की बात आएगी, तो ये बड़े बड़े विद्यालय जो शुरू में अब संख्या का माइनॉरिटी का नाम लेके गाना गाते थे, वो अपना रोना लग जाते हैं कि हम घाटे में चल जाएंगे, हमको देश से कोई मतलब नहीं है, हमारी शिक्षक क्या हो गए, हम लोग घाटे में चल जाएंगे, ये उनका रोना हो जाता है। इससे हमारे देश में, इसीलिए हमारे देश में जो मिडिल क्लास है या हम लोगों के बच्चे जो हैं, वो उन पर ध्यान देने की सरकार को जरूरत है और सरकार को सरकारी व्यवस्था को अच्छा दुरुस्त करने की जरूरत है। सरकार के पास एम्पल पावर है, उनके पास अपना जांच ब्यूरो सब चीज़ है, इनकम टैक्स सब चीज़ है, वो अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन हम अभिभावक के तौर पर यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़े है। और ये सब जो कालाबाजारी है, ये झूठ मूठ का जो रोना, ये घर कर्मच के आंसू हैं स्कूल बड़े बड़े स्कूलों का, इस पर सरकार रोक लगाए। हाँ सुनील सर, आप जो बता रहे थे, आंकड़े की बात कर रहे थे, जरा आंकड़े वाले पे आप खुल करके प्रकाश डालिए। मेरा तो एकदम स्पष्ट कहना है कि हमारे जितने भी अभिभावक हैं, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, यदि सरकार ये निजी विद्यालयों का काला बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति को समर्पित किया जाता है, और जो हमारे देश में राजनीति का विकास यदि हो रहा है तो ये काला बाजारी का ही सबसे बड़ा केंद्र है। आप ये समझ लीजिए कि जब हम एक अभिभावक 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए सालाना में 1 लाख रुपए लगभग खर्च करते हैं, और यदि किसी विद्यालय की संख्या यदि 800 है, 800 यदि विद्यालय की संख्या है नितेश जी, तो सोचिए कि एक अभिभावक यदि 1 लाख रुपए यदि दे रहा है, तो सोचिए कि 800 बच्चों में कितना पैसा आपको कितना प्राप्त होता होगा। 4 करोड़, ये करोड़ों का 4 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का इनका लेखा जोखा यदि देखा जाए तो 4 करोड़ रुपए विद्यालय में। यदि मान लीजिए 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक, अब 800 बच्चे को हमने आंकड़ा इसलिए दिया कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 के लिए 10 क्लास के बच्चे, 10 वर्ग के बच्चे यदि 40 संख्या के भी एक कमरे में बैठते होंगे ए और बी में, तो 40 दूना 80, यानी एक क्लास में 80 बच्चे, 2 क्लास में 80 बच्चे, 1 से लेके 10 क्लास तक के में सब में यदि 80 बच्चे यदि होंगे तो 800 बच्चे होंगे। 800 बच्चे आपने मिनिमम कैलकुलेशन किया, 800 बच्चे इंटू 50,000 एक बच्चे पे हमने 50,000, 4 करोड़ का कुल बिजनेस का सालाना व्यवसाय हुआ। यदि किसी भी हमारे, अच्छा एक चीज मैं आपको बड़ा तर्क वाला बात बताता हूँ, हमारे सरकारी विद्यालयों में राज्य सरकार के जो विद्यालय के अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनको इतनी अच्छी सुविधा दी जाती है, इतनी अच्छा वेतन मान दिया जाता है, लेकिन वहाँ के शिक्षा की व्यवस्था उस तरह से अच्छी नहीं होती है। लेकिन निजी विद्यालय में जो बहुत ही कर्मठ अच्छे विद्यालय के अच्छे अध्यापक हैं, वो मजबूरी में पढ़ाते हैं, उनको वेतन का बहुत न्यूनतम मात्रा में, यानी कि राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के जो अध्यापक हैं उनका आधा यानी 50% भी उनको वेतन मान नहीं दिया जाता। तो आप ये सोचिए, मेरा भी मैं इसको जोड़ना चाहूँगा सुनील जी, जैसे जो हमारे पैरा टीचर जो बहाल हुए हैं सरकारी स्कूल में, वो जो निजी स्कूल के जो शिक्षकों की जो स्थिति है, वही हमारे सरकारी स्कूल के पैरा टीचरों की स्थिति है। एकदम बिल्कुल सही है ना, निजी विद्यालयों के टीचर। हाँ। तो आप ये सोचिए कि यदि मान लीजिए कि यदि 20 कक्ष में एक विद्यालय यदि 20 कक्ष चलाती है और 20 यदि टीचर भी वो रखते हैं, तो प्रत्येक टीचर को यदि 40,000 रुपए भी वेतन देते होंगे मैक्सिमम, यदि मैं बोलता हूँ 20,000 रुपए भी वेतन, अगर 40,000 भी देते होंगे दे दें, तो आप ये सोच लीजिए कि विद्यालय का रख रखाव, पियून का खर्चा,
जो वाहन चालक हैं उनके क्लीनर हैं, अध्यापक हैं, बिजली बिल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस है, यदि सारा चीज को यदि आप कैलकुलेशन कर देंगे तो भी 3 करोड़ रुपए का बजट नहीं जाएगा। यानी कि शुद्ध रूप से मैं मैक्सिमम जोड़ते हुए चला जा रहा हूँ तो 3 करोड़ रुपए भी इनका खर्च नहीं आता है और 4 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट। खर्चा 2 करोड़ का प्रॉफिट का एक्चुअली यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार यदि SIT जांच कराए या एक काम ये जांच की विषय है, जांच का विषय है। सरकार के पास काफी सुविधा है, स्रोत है, काफी स्रोत है, उनके काफी अंग है, क्योंकि वो इसलिए नहीं करा। सरकार को हमको समझाने की कोई जरूरत नहीं, सरकार के पास सरकार समझेगी क्यों जब इन निजी व्यवसाय कालाबाजारी से एक बहुत बड़ा तबका पैसा जो काला बाजार से इन लोग अभिभावक के रूप में कमा करके चूसते हैं, जो गरीबों का पैसा चूसते हैं। हमारे राजनीतिक दलों के भी लगे हुए हैं। ये राजनीतिक दल कहीं ना कहीं ये बात तो है। एक समय का शिक्षा माफिया जो या शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है वो वही सेंटेंस आ रही है, वही बात आ रही है। देखिए शिक्षा माफिया मैं नहीं कह सकता। यहाँ तक कि किताबों को जो बदलने का प्रचलन है कि किताबों को हर साल किताबों को बदल देना है। फलाना अमुक स्कूल में जो है कि मेरी राइटर का लिखा हुआ किताब चलेगा तो दूसरे स्कूल में दूसरे राइटर का लिखा हुआ किताब चलेगा। क्यों चलना चाहिए? ऐसा जो है इस पे कहीं ना कहीं मोटी कमाई है स्कूलों को। हाँ। और आप एक चीज ये देख लीजिए, यदि इसका काला बाजार कमीशन का ये खेल, हाँ, और ये इसको यदि काला बाजारी को यदि खत्म कर देना चाहें तो आप खाली सिर्फ एक चीज करें कि निजी विद्यालय में जितने भी अभिभावक हैं वो जितने भी पैसा जमा करते हैं, चाहे उसका लेखा जोखा सार्वजनिक होना चाहिए। मासिक शुल्क के नाम पे वो एक बैंक से रिलेटेड कर दे कि नहीं आप अपने बच्चों का जितना भी शुल्क जमा करते हैं, री एडमिशन का शुल्क जमा करते हैं, ताकि यदि आप जब बैंक में जमा करेंगे तो वो स्कूल के विद्यालय में जाएगा और इसमें एक मोटी रकम जब पूरे अभिभावकों का जो पूरा शुल्क है जब बैंक में एकत्रित होगा तब इनको हम लोग को समझ में आएगा और इसमें ऑडिट करने में सुविधा भी होगी कि पूरे बच्चों का जो कलेक्शन हुआ फीस के नाम पे या री एडमिशन के नाम पे, चाहे यूनिफॉर्म के नाम पे, चाहे वो किताबों के नाम पे, जब ये सारे कलेक्शन जब आएंगे तब आपको 4 करोड़ का आंकड़ा समझ में आ जाएगा। मतलब यानी इसका मतलब ये है कि इनको अपना जो भी लेखा जोखा है, चूंकि जब नॉन प्रॉफिटेबल हैं तो क्या इनको अपना लेखा जोखा सार्वजनिक नहीं करना चाहिए? नहीं, इसमें लोगों को पारदर्शिता लानी चाहिए। वही बात मैं कर रहा हूँ कि क्या सार्वजनिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 100% क्योंकि आप जब ये कह रहे हैं कि मैं घाटे में हूँ और एक तरफ आप ये जो मतलब कि घाटा दिखा दे कि आप वही घाटे में मैं भी वही कह रहा हूँ कि मतलब कम से कम आपको जब नॉन प्रॉफिटेबल ने आपने रजिस्ट्रेशन कराया नॉन प्रॉफिटेबल में, तो आपके लेखा जोखा का क्यों नहीं उजागर किया जाए? आपका लेखा जोखा क्यों नहीं सार्वजनिक होनी चाहिए? पहली बात तो जितने भी निजी विद्यालय में है सरकार के द्वारा से कोई ऐसा गाइडलाइन या इनके अंदर में नियमावली नहीं बनी है कि आप सरकार की जमीन को इस्तेमाल करते हैं, आप 1 रुपए में आप उसका पूरे जमीन को आपको लीज पर दिया जाता है, आप वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसका आप बैंक से लोन लेकर करते हैं, चाहे जैसे भी करते हैं, उसका आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उनको पेमेंट भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपका एक विस्तार बहुत बड़ा है, काम हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, मैं आकलन उस तरह से नहीं कर पाया और भी इसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि सारे अभिभावक यदि 1 लाख रुपए प्रति 2 बच्चे पर यदि हम विद्यालय को दे रहे हैं, हमारा आर्थिक चलन हो रहा है विद्यालय के प्रति 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 70,000 रुपए जो भी यदि हो रहा है वो बैंक के थ्रू यदि जमा होता है तो अब ऐसा आएगा कि विद्यालय प्रशासन के पास कितना पैसा कलेक्ट हुआ, उस पैसे का उस सारे पैसे का उन्होंने विद्यालय के अध्यापक को कितना पेमेंट किया, स्कूल के मैनेजमेंट में कितना खर्च हुआ, उनकी रंगाई पुताई में कितना खर्च हुआ, विद्युत आपूर्ति में कितना खर्च हुआ, ये सारे जब चीजें आएंगी तब ये पारदर्शिता क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ये तो कहीं ना कहीं करीब स्कूल जो है कि बैंक का पेमेंट और ये वो तो कर ही चुके हैं,
कुछ है जो ये भी ऑप्शन रखा गया है कि आप बैंक के द्वारा भी पैसा दे सकते हैं और आप नगद भी जाके स्कूल में जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन वो मुद्दा नहीं है सर, सुनील सर या टंडन सर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आप जो भी पैसा आपके पास वसूली हो रहा है, जो भी पैसा आप ले रहे हैं गार्जियन से, क्या इसका पूरा लेखा जोखा सार्वजनिक करने में आपको आपत्ति क्यों है? स्कूलों को सार्वजनिक करने में आखिर आपत्ति क्यों है? किस बात पे आपत्ति हो सकता है? आपत्ति इसमें नहीं है। ये इसमें बात आप ये सीधा बात है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आज के डेट में शिक्षा एक सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया बन चुका है। उसमें अब बात आती है कि हम इसमें से मैक्सिमम कैसे पैसा को बचा सकते हैं। सरकार की, क्योंकि बहुत स्कूल यहाँ पे ऐसे हैं, निजी विद्यालय बहुत ऐसे भी विद्यालय हैं जो रेपुटेड हैं, लेकिन उनकी फीस उनके स्कूल के 2000 नहीं है, उनके फीस 2000 नहीं है, 4000 रुपये उनके स्कूल के शिक्षकों का वेतन ये बोल करके नहीं दिया जाता है ज़्यादा, या उनका जो मानदेय या जो उनका जो सैलरी मिलना चाहिए, उचित मिलना चाहिए, वो ये बोल करके नहीं दिया जाता है कि आप अभी अनट्रेंड हैं या आप अभी एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए आए हैं, इसलिए अभी आपको बेसिक नहीं दिया जाएगा, तो आपको ये नहीं दिया जाएगा। और करके उनको जो है 2 साल 3 साल तक खटाया जाता है और उसके बाद उनको हटा भी दिया जाता है और फिर से नए लोगों का बहाली किया जाता है। एकदम सही बात आप कर रहे हैं राजेश, इसमें नए लोगों की बहाली होती है, सिर्फ नए लोगों की फिर 3 साल, यानी कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी शोषण है, अभिभावक का तो शोषण जो हो रहा है वो हो ही रहा है। शिक्षक का शोषण है, अभिभावक का शोषण है। यदि इसमें पारदर्शिता लाया जाए कि आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके द्वारा प्राप्त मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क आप किस तरह से प्राप्त करते हैं, आपने कुल प्राप्ति कितना किया, आपका विद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं आपने उनको कितना पेमेंट किया, क्या खर्च किया नहीं किया, और आप जितने भी खर्च करने के बाद जितने भी पैसे आपके बचते हैं क्या आप इनकम टैक्स पे करते हैं, क्या इनकम टैक्स देते हैं। ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और एक चीज बता दें कि ये 3 महीने का शुल्क की बात नहीं है कि निजी विद्यालय घाटे में चल जाएगी या उनको देने के लिए पैसे नहीं है। यदि ये ऑडिट हो जाए तो प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का ये व्यवसाय करते हैं और उसकी मोटी कमाई अपने पॉकेट में रखते हैं और राजनीतिक दलों को दे करके प्रमोट करते हैं कि हमारा कालाबाजारी चलता रहे। अच्छा बताइए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को निजी विद्यालय में एक मापदंड तय करने में क्या दिक्कत आती है? यदि एक विद्यालय में जो सरकारी राज्य सरकार के विद्यालय में है, आप वहाँ पे 1 रुपए भी शुल्क का प्राविधान नहीं करते हैं, एक वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, आप बहुत बड़ी पैसा अर्थव्यवस्था शिक्षा में खर्च करते हैं। निजी विद्यालय में एक इंग्लिश मीडियम पढ़ना या बड़े विद्यालयों में पढ़ना और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने में ये मतभेद क्यों करते हैं? बच्चों में सबसे बड़ा तो एक बीच में बोला जाऊँ, इसी मतभेद को मिटाने के लिए सरकार ने बीपीएल कोटा से निजी विद्यालयों में उसकी कोटे की संरचना की थी 25%। वो सीबीएसई का गाइडलाइन है कि मिनिमम 25% बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन आज तक मुझे लगता है किसी भी स्कूल ने उस 25% बच्चों को पूर्ण रूप से नहीं लागू नहीं किया गया, ना लागू किया, ना दाखिला लिया, और खाली नाम मात्र को खाना पूर्ति करने के लिए 100-125 बच्चों को एडमिशन करके उसके नाम पर सिर्फ अपने देश के साथ ही धोखा कर रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि बोकारो के, हम लोग अभी बोकारो के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे हैं, तो बोकारो के जो बड़े बड़े निजी विद्यालय हैं इनको जो रेवेन्यू पे 1 रुपए के रेवेन्यू पे ज़मीन दिया गया कि आप स्कूल खोले और डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, और हम संयंत्र के द्वारा सेल के द्वारा दिया गया कि यहाँ के समाज का विकास होगा और विकसित समाज बनेगा और एजुकेटेड समाज बनेगा, इसके लिए इनको रेवेन्यू पे ज़मीन दिया गया। तो क्या ऐसे में बीएसएल के द्वारा या सेल के द्वारा जो ज़मीन आवंटन 1 रुपए में दिए गए हैं, तो आज जो स्कूल अपने मनमानी कर रही है, ऐसे में सेल के द्वारा उस ज़मीन का बाजारीकरण, आज जो बाजारी रेट है, बाजार के दर से जो रेट है, उस रेट से इनसे वसूलना नहीं चाहिए? वसूलना तो चाहिए, लेकिन वसूलने पे क्या होगा कि ये भार किसके ऊपर आएगा? यदि मान लीजिए कोई विद्यालय का कंस्ट्रक्शन यदि 25 डिसमिल या 30 डिसमिल कंस्ट्रक्शन यदि हुआ और यदि आज के बाजार के मूल्य के रूप में यदि सरकार
विद्यालय प्रशासन से यदि इतना पैसा यदि वो लेती है तो फिर यही हो जाएगा कि रीएडमिशन और बिल्डिंग चार्जेस का अभिभावकों से वसूल करेगी। अभी कोरोना महामारी में कुल मिलाकर के मरना अभिभावक को ही है। कोरोना महामारी में अब तो बच्चे अभी सैनिटाइजर का शुल्क, मास्क का शुल्क अब इन लोग ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको विश्वास है क्या? मैं तो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजूंगा जब तक कि कोरोना का वैक्सीन हमारे देश में तैयार नहीं हो जाता। मेरे बच्चे 6 महीना 7 महीना जितना भी समय लगा, एक साल मैं अपने बच्चों को तो नहीं भेजूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं भेजूंगा। मेरे बच्चे मेरे प्राण प्रिय हैं, वो एक साल सभी अभिभावकों के बच्चे प्राण प्रिय हैं। आप ये बताइए, हम लोगों की पूंजी है। सही बात, सही है। और राजेश जी, मैं खाली थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, सुनील जी ने विस्तृत रूप से बताया, कोई भी कंपनी चाहे सेल हो चाहे जो भी, वो अपने CSR फंड के तहत में चाहती है कि हम अपने क्षेत्र का विकसित करें, विकास करें। उसी के तहत में निजी स्कूलों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है। लेकिन हमारे देश की जनता या हमारे देश के इंस्टीट्यूशनों का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है, वो सिर्फ अपना अधिकार जानते हैं और कर्तव्य के समय भूल जाते हैं। जबकि हम लोग पढ़े हैं कि अधिकार और कर्तव्य का अनुनाश्रय संबंध होता है। अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको क्या कर्तव्य? आपके माता पिता को से आपको अधिकार चाहिए वो अच्छा से पढ़ाए लिखाएं। जब माता पिता आपको अच्छे से पढ़ा लिखा के एक अच्छी जगह नौकरी लगवा देते तो जो उनके बुढ़ापा में आपकी कर्तव्य होते हैं कि आप अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करें। लेकिन वही बात हमारे साथ सब जब ऑर्गेनाइजेशन में आती है, निजी स्कूल के मामले में यही बात है। अपने अधिकार के समय में अपने CSR फंड के तहत बहुत सारी फैसिलिटी ले लेंगे। जब वो डेवलप कर लेंगे, नामचीन स्कूल उस शहर के बन जाएंगे, उसके बाद वो अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। गरीब बच्चों हैं, BPL क्लास के बच्चों हैं, उनका सीट आवंटित सरकार के द्वारा किया। सरकार क्या करे? सरकार चैनल के माध्यम से यही आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि हम सब जागरूक बने। निजी स्कूल भी अपने अधिकार से ले लिए तो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। ये मेरा अपना ये विचार, तभी हम अपने देश को विकसित कर पाएंगे। अपने भारत को मजबूत करके एक विकसित देश की श्रेणी में बहुत से जल्द हमारा भारत आएगा। लेकिन टंडन जी, एक चीज़ आप देखें, जो हमने एक बहुत समय काफ़ी होते जा रहा है। हाँ। तो हम लोग शॉर्ट में ही अगर कर ले तो मतलब बस सही लास्ट में हम हाँ आप ये सही। तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी जो हमारे देश में आया हुआ है, 24 मार्च को हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ और अभी तक लॉकडाउन में हम लोग चल रहे हैं। विधानसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है, लोकसभा नहीं चल रहा है। बड़े बड़े नेताओं के जो राजनीतिक दल के जो हमारे लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर या विधानसभा के MLA जो चुन कर जाते हैं, उन लोगों का अभी तक वो एक तरह से कार्यालय बोला जाएगा। विधानसभा को हमारे MLA का कार्यालय बोला जाएगा। अब हमारे MLA साहब बड़े परिपक्व हैं, बुद्धिमान हैं, बड़े हैं और एक तरह से देखा जाए तो वाकई में बहुत परिपक्व हैं। वो सैनिटाइजर लगा करके, मास्क लगा करके, सारा चीज लगा करके सुरक्षित वो अपने यहाँ पे जाएंगे और काम करके जाएंगे। निजी या सरकारी कर्मचारी लोगों के लिए भी गाइडलाइन पालन करने के लिए दे दिया गया है कि आप ये सब तरह से गाइडलाइन पालन करेंगे, भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार बार बार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी ये कहा कि आगामी माह में जुलाई 2020 में विद्यालय का भी पठन पाठन का काम चलाना शुरू कर दिया जाएगा। आप ये सोचिए कि हमारे बच्चे स्कूल से तैयार होकर के, नहा धोकर तैयार होकर के सड़क पे खड़े होकर बस का वेट करते हैं। उस बस में एक यदि कैपेसिटी यदि 50 बच्चों की यदि कैपेसिटी है तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन होगा, ये विद्यालय प्रशासन ने अभी तक क्लियर नहीं किया, ना राज्य सरकार ने किया। हमारे बच्चे यदि बस के द्वारा यदि विद्यालय तक जाएंगे और विद्यालय से एंट्री गेट से लेकर उनके कक्षा वर्ग तक जाने में, वहाँ तक वो किस तरह से थर्मोगन से चेक करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये जो 800 बच्चों का एक संग्रह जो हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चे अलग अलग जगह स्थानों से आ रहे हैं, उसमें से यदि एक भी कोरोना पॉजिटिव यदि लक्षण यदि उस बच्चे का
हमारे विद्यालय संपर्क में में आ आता जाने, है। संपर्क में आ जाने का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे बोलते हैं कि 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 16 होता है। एक बच्चा यदि किसी भी विद्यालय में यदि एक ही कक्ष में, एक क्लास 1 में यदि वो आ जाता है और वो बच्चा यदि 4 बच्चों को यदि संक्रमित करता है, वो 4 बच्चे फिर पुनः अपने परिवार के साथ जाते हैं और वो यदि अपने परिवार में यदि 4 लोगों को संक्रमित करते हैं, तो ये सब चीज कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आज तक ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, ना शिक्षा मंत्री, ना विद्यालय का प्रशासन किसी भी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था, दिशा निर्देश का पालन नहीं की है, ना दिशा निर्देश अभिभावकों को सुझाया गया है। इसीलिए सोशल मीडिया में अभी लगभग सभी बच्चों के अभिभावक इस रूप में जागरूक हो रहे हैं कि मेरे बच्चे यदि 1 साल 1 वर्ष का कार्यकाल यदि विद्यालय में ना जाकर के पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, माता पिता पढ़ा लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि हमारे बच्चे विद्यालय में जाएंगे, आपके भी बच्चे यदि विद्यालय में जाएंगे, यदि वो संक्रमित होकर आएंगे तो आपके सारे परिवार को लेकर चले जाएंगे, आपके पूरे मोहल्ले वाले को संक्रमित कर दे के चले जाएंगे। क्या आप बताइए कि विद्यालय प्रशासन ने हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई भी एक भी कदम के लिए बोला है? 3 महीने का फीस जमा कर दीजिए, 3 महीने का फीस जमा कर दीजिए, एक रट्टा लगा के बैठे हुए हैं। इसमें मैं काफी समय चुका, जब मैं ज्यादा समय नहीं चुका, ये थोड़ी बात बता। जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय हम लोगों ने देखा, जब कार्रवाई की, जब कोरोना की बात आई, तो उन्होंने जो पीएमओ कार्यालय का ये वो देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग में कितनी दूरी पर हर एक मंत्रियों की कुर्सी थी। हम सबों ने न्यूज चैनल में, सारे भारतवासियों ने देखा। विजुअली एक ही उस तरह की का प्रोसेस हमारे स्कूल में ना संसाधन है, ना डिस्टेंस कर सकते हैं। इसमें मेरा व्यक्तिगत यही राय है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को इसी तरह से अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। बाकी क्लास 8 के बाद बच्चे बड़े होते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं, जो उनका जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है या इंटर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े अपने जागरूक भी होते हैं, तो उनकी परीक्षा लेके उनको आगे क्लास में प्रोन्नत किया भी जा सकता है। लेकिन क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे बहुत ही नासमझ होते हैं, उनमें ही नहीं है, अबोध होते हैं, उनको कोई चीज़ में उनको अगले क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए सरकार को। और बाकी जो क्लास 8 से जो बच्चे जो समझदार हैं, उनको एग्जाम ले ले, सोशल डिस्टेंस में ऑनलाइन में जो एग्जाम ले ले और उनको उस तरह करके अगले क्लास में प्रमोट कर। और राज्य सरकार और निजी विद्यालय के बीच में एक सामंजस्य हो कि आप यदि निजी विद्यालय यदि चला रहे हैं, देश के गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, भविष्य बना रहे हैं, तो आप भविष्य बनाने की प्रयास करें। अब इसमें क्या होता है कि विद्यालय बहुत सारे खुले, हमको बहुत खुशी होगी, कोई बच्चा अशिक्षित ना हो, हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन ये निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय के बीच में इतना बड़ा खाई हो गया है कि बच्चे में दूरी बनते चली जा रही है। शिक्षा का जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हो रहा। यदि शिक्षा का विकास नहीं होगा, बच्चे यदि शिक्षित नहीं होंगे, तो आप कल्पना कर लीजिए, चाहे देश के राजनेता जितना भी चिल्लाए कि हमारा देश विकास कर रहा, हमारा देश अपने बच्चों को भेड़ बकरी के अलावा कुछ नहीं बना रहा है। चलिए, बहुत भेड़ बकरी के अलावा कुछ नहीं बना रहा है। लेकिन यदि यही राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय में शिक्षा का जिस तरह से एकदम गोलमाल चल रहा है, यदि इसको गंदगी को साफ नहीं किया जाएगा तो देश का सुनहरा भविष्य की कल्पना करना हम लोग के लिए बेकार है, खतरे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। एक बात मैं और भी अंतिम रूप में कहूँगा, सभी अभिभावक से कहूँगा कि आपके बच्चे प्राण प्रिय हैं। आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए, उनके जीवन रक्षक के लिए एक चीज जरूर सुनिश्चित करिएगा, विद्यालय में भेजने से पहले आप विद्यालय प्रशासन को ये जरूर पूछिएगा कि क्या आप हमको लिखित में ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेरे बच्चे विद्यालय से आने के बाद
सुरक्षित रहेंगे, संक्रमित नहीं होंगे। सुरक्षित की बात छोड़िए, संक्रमित नहीं होंगे। आप किस तरह से व्यवस्था करेंगे ये आप पहले सुनिश्चित कराइए, तब विद्यालय का संचालन करिए। नहीं तो कोई भी आवश्यकता नहीं विद्यालय का संचालन कराना। अगले साल फिर से पुनः विद्यालय तो कोई ऐसा चीज नहीं है बर्फ की तरह की पिघल जाएगा। बच्चे हमारे ऐसे तो नहीं है कि ज्ञान है अभी 1 साल नहीं पढ़ेंगे तो वो गल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना का वैक्सीन आने दीजिए। ये वैश्विक महामारी है, नोवेल कोरोना है, इसके सारे समस्या अभी तो चूंकि इसमें नया चीज आया है, अभी बहुत वैज्ञानिकों को समझने में ही समय लग रहा है। अभी समस्या जब देश कह रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि हमको कोरोना के साथ ही चलना है, कोरोना के साथ ही रहना है। जबकि एक तरफ WHO भी कह चुका है कि जून के अंत तक ये आंकड़ा डबल से भी ऊपर जाने वाला है। डबल से भी अभी आज राजेश जी, मैं संक्षेप में वही बात कर रही हूँ कि क्लास 1 से लेके 8वें क्लास तक के बच्चों को अगले क्लास में यूं ही प्रमोट कर दिया जाए और 8 से लेके आगे क्लास के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए स्कूल को स्टार्ट किया जा सकता है। उनको स्टार्ट भी कर सकते हैं और उनकी परीक्षा लेके उनको भी उत्तीर्ण कर सकते हैं। और सभी निजी विद्यालय अपने आय और व्यय का लेखा जोखा सार्वजनिक करें। रीएडमिशन के पहले पूरा अपने जैसे नोटिस बोर्ड में चिपकाते हैं, उनको ये चीज करना चाहिए कि हमारे विद्यालय में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना पैसा आया, हमने इतना पैसा लिया और इसमें मैंने अध्यापकों का वार्षिक वेतन इतना है, वाहनों का वार्षिक वेतन इतना है, वाहन चालक का वार्षिक वेतन इतना है। सारा इस तरह का बजट सार्वजनिक रूप से करें, पारदर्शिता आनी चाहिए, तब जाकर आदमी समझ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। सुनील सर, आपने भी समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टंडन साहब, आपने भी समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे झारखंड टीवी।